दोस्तों, ये दर्द भरी और रुला देने वाली कहानी है भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक सल्तनत यानी मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह की, जिस बादशाह को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। वही बहादुर शाह जफर के जिनकी पैदाइश तो दुनिया के दूसरे आम शहजादों की तरह ही एक शाही महल में हुई थी, लेकिन उनके आखिरी दिन इतने बुरे हालात में गुजरे थे कि उनको देखकर न सिर्फ गरीब से गरीब इंसान रो पड़े, बल्कि सख्त से सख्त दिल वाला इंसान भी खौफ से कांप उठे। जिस इंसान ने भी बहादुर शाह जफर को इन हालात में देखा या फिर उनकी कहानी सुनी तो वो लंबे लंबे आंसुओं से रोने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के वो आखिरी बादशाह थे कि जिनकी पैदाइश सन 1775 में हुई थी और 1837 में उनके वालिद यानी फादर की मौत के बाद उनको मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया गया था। लेकिन याद रहे कि जिस वक्त 1837 में बहादुर शाह जफर को मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठाया गया था, ये वो दौर था कि जब मुगल सल्तनत कमज़ोर होकर पूरे भारत देश से सिमट चुकी थी और मुगलों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस इलाके पर रह गया था कि जहां पर आज पुरानी दिल्ली मौजूद है, यानी मुगल सल्तनत अब सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए रह गई थी। बहादुर शाह जफर एक बादशाह होने के साथ साथ उर्दू ज़बान के मशहूर और कामयाब शायर भी थे। शायरी की दुनिया में इनकी काबिलियत का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से भी लगा सकते हैं कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी बहादुर शाह जफर की शायरी को उर्दू ज़बान में बड़ी शौक के साथ पढ़ा जाता है। 1857 आते आते अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ज़्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से अब भारत के आम लोगों के दिलों में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा भर चुका था, क्योंकि भारत के लोग अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से परेशान हो चुके थे। इसके अलावा उस दौर में फ़ौज में भर्ती भारत के फ़ौजियों को जो अंग्रेज़ों की तरफ से कारतूस दिए जाते थे, वो आमतौर पर गाय और सूअर की चर्बी से आलूद हुआ करते थे, और ये ऐसे कारतूस थे कि जिनको बंदूक में इस्तेमाल करने से पहले अपने मुंह से छीलना पड़ता था। और अंग्रेज ऐसा इसलिए जानबूझकर किया करते थे ताकि हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई करवाई जा सके या फिर इन दोनों धर्मों को परेशान किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, जहां एक तरफ मुसलमानों में सूअर खाना हराम है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म में भी गाय को बहुत ज्यादा मुकद्दस यानी पवित्र समझा जाता है। धीरे धीरे हिंदुस्तान के बहुत सारे फौजियों ने इन कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब अंग्रेजों ने न सिर्फ उन लोगों को अपनी फौज से निकाल दिया बल्कि कड़ी से कड़ी सजाएं भी दी। लेकिन फौज से निकाले गए ये आम हिंदुस्तानी फौजी धीरे धीरे पूरे भारत देश में फैलना शुरू हो गए थे और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए आम लोगों को भी मोटिवेट कर रहे थे। लेकिन फिर 29 मार्च 1857 ये वो दिन था कि जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, क्योंकि मेरठ में मंगल पांडे नाम के एक आम सिपाही ने न सिर्फ इन कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार किया बल्कि अंग्रेजों पर हमला भी कर दिया। और बस यहीं से उस जंग की शुरुआत हुई कि जिसको अंग्रेज तो बगावत या फिर गदर का नाम देते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले लोग इस जंग को आज़ादी की पहली जंग के तौर पर याद करते हैं। मेरठ से उठने वाली ये आग अब धीरे धीरे पूरे भारत देश में फैलना शुरू हो चुकी थी और भारत के अलग अलग इलाकों की फौजों ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवारें उठाना शुरू कर दी थीं। तलवारें उठाने के साथ साथ अब भारत की छोटी छोटी फौजें दिल्ली की तरफ भी बढ़ने लगी थीं, क्योंकि भारत के उस दौर के बहुत सारे ताकतवर राजाओं, सूबेदारों और सरदारों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना बादशाह मानना शुरू कर दिया था और उनकी लीडरशिप में ही इस जंग आज़ादी को लड़ने का फैसला किया था। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों की फौजें जैसे ही दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हुई तो दिल्ली की मुगल सल्तनत की फौज भी हरकत में आ गई और फौरन अंग्रेजों के खिलाफ तलवारें उठाने का ऐलान कर दिया गया। देखते ही देखते एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होने वाली ये जंग अब एक बड़ी जंग में बदल चुकी थी। मगर जाहिर है कि हिंदुस्तान की ये फौज ज्यादा लंबे वक्त तक अंग्रेजों की उस फौज का मुकाबला नहीं कर सकती थी कि जो उस दौर के एडवांस हथियारों से माला माल थी। आखिरकार 4 महीने के बाद अंग्रेजों की फौज कश्मीरी दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गई। उसके बाद अंग्रेजों की फौज ने दिल्ली में घुसकर न सिर्फ बहादुर शाह जफर को कैद किया बल्कि कत्लेआम भी शुरू कर दिया। आपको बताते चलें कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी ही अदालत में बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया और उनको दोषी ठहराकर मुल्क से निकाल देने का ऑर्डर जारी किया और उनको कैदी बनाकर बर्मा भेज दिया गया। इस जंग में जहां एक तरफ अंग्रेजों के लगभग 6000 फौजी मारे गए थे तो वहीं दूसरी तरफ लगभग
8 लाख आम हिंदुस्तानियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। सिर्फ एक दिन के अंदर ही मुगल सल्तनत में पैदा होने वाले बेशुमार शहजादों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आखिरकार बहादुर शाह जफर को 1858 में उनके खानदान के लगभग 35 लोगों के साथ कैदी बनाकर उनको रंगून भेज दिया गया। उस दौर में कैप्टन नेल्सन रंगून का इंचार्ज हुआ करता था। उसने बंदरगाह पहुंचकर इन सारे शाही कैदियों को अपनी हिरासत में लिया। लेकिन उसके बाद अब नेल्सन के लिए मुसीबत की बात ये थी कि आखिर वो रंगून में बहादुर शाह जफर को रखे कहाँ, क्योंकि उसके पूरे करियर में ये पहला ऐसा कैदी था कि जिसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा था। इसीलिए नेल्सन को ये गवारा नहीं था कि दूसरे आम कैदियों की तरह बहादुर शाह जफर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, और जाहिर है एक कैदी होने के नाते उनको अच्छी जिंदगी भी नहीं दे सकता था। इसीलिए उसने अपने घर के एक गंदे पड़े हुए गैराज को खाली कराया और उसमें बहादुर शाह जफर को कैद कर दिया। और इस तरह से बहादुर शाह जफर ने 1858 से लेकर 1862 तक यानी अपनी जिंदगी के आखिरी सबसे मुश्किल 4 साल इसी गैराज में ही गुजारे थे। मगर दोस्तों, बहुत जल्द ही 1862 का वो दिन भी आ गया कि जब अचानक से एक दिन कैप्टन नेल्सन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। और ये दस्तक देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही खादिमा थी कि जो बहादुर शाह जफर की देखरेख किया करती थी। कैप्टन नेल्सन के दरवाजे के अंदर से आवाज आई कि आखिर क्या चाहती हो। इस पर उस खादिमा ने बताया कि बूढ़े बादशाह यानी बहादुर शाह जफर की सांसें उखड़ रही हैं। लेकिन अंदर से जवाब आया कि साहब अभी अपने कुत्ते को कंघी कर रहे हैं और मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर उस औरत ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सुनकर कैप्टन नेल्सन फौरन बड़े गुस्से के साथ अपने कमरे से बाहर निकले। मगर कमरे से बाहर निकलते ही वो खादिमा औरत कैप्टन नेल्सन के पैरों पर पड़ गई, क्योंकि वो उस गैराज का फौरन दरवाजा खुलवाना चाहती थी कि जिसके अंदर वो बूढ़ा और कमजोर बादशाह कैद था कि जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। ये सुनकर कैप्टन नेल्सन फौरन अपने खादिम के साथ उस गैराज की तरफ भागते हुए गए। लेकिन जब गैराज का दरवाजा खोला गया तो अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। बहादुर शाह जफर के खुश्क और जर्द होठों पर बहुत सारी मक्खियां भिनक रही थीं। बहादुर शाह जफर की गर्दन की रगें पूरी तरह से फूल चुकी थीं। इसके अलावा बॉडी भी पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी। कैप्टन नेल्सन का खुद का मानना था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में शक्लें तो बहुत सारी देखी हैं, मगर किसी भी शक्ल पर इतनी ज्यादा बेचारगी और इतनी ज्यादा लाचारगी अभी तक नहीं देखी है। इसके बाद कैप्टन नेल्सन ने जब बहादुर शाह जफर की बॉडी पर हाथ रख कर देखा तो उसको ये महसूस हुआ कि बहादुर शाह जफर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उसने फौरन इनके अपनों को बुलाने का ऑर्डर जारी किया और जाहिर है उस वक्त उनके अपने थे ही कितने। उनका एक अपना बेटा जवान बख्श और उसका उस्ताद यानी हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी, दोनों ने उनको जैसे तैसे गुस्ल दिया और उसके बाद दफनाने का फैसला किया। मगर अफसोस की बात यह है कि बहादुर शाह जफर को दफन होने के लिए भी बर्मा में 2 गज जमीन नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से अब कैप्टन नेल्सन ने सरकारी जगह पर ही बहादुर शाह जफर की कब्र को खुदवा दिया और उनके दोनों अपनों ने उनको पूरी रस्म रिवाज के साथ दफना दिया। दफन करने के बाद जब हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी ने उनकी कब्र पर कुरान पढ़ना शुरू किया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उस वक्त हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि ये वही इंसान है कि जिसकी ताजपोशी में 1857 में पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ था। मगर आज जब इसकी मौत हुई है तो यहाँ पर हम दोनों के अलावा तीसरा इंसान भी मौजूद नहीं है। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी को रोता हुआ देखकर दूर खड़े कैप्टन नेल्सन की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने इसी गमगीन हालत में बहादुर शाह जफर की कब्र को आखिरी सैल्यूट पेश किया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। दोस्तों, बहादुर शाह जफर जब रंगून में कैद थे तो अक्सर अपने देश भारत की याद में रोते रहते थे। उनकी हमेशा से ही यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह से उनको रंगून से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें दिल्ली में ले सकें और दिल्ली में ही उनको दफनाया जाए। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उनकी कब्र दिल्ली में ना बन सकी। आपको बताते चलें कि बहादुर शाह जफर ने तो अपनी कब्र के लिए दिल्ली में एक जगह भी तय कर दी थी, मगर वो जगह आज भी खाली पड़ी है। और ये वतन की ही मोहब्बत थी कि जिसने उनको रंगून में कैद के दौरान भी ये शेर लिखने पर मजबूर किया था। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिल सकी कुए यार में। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं।
ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔